फर्स्ट ऑफ ऑल सूरज जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो सूरज जी का एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है और अपना थोड़ा सा रैंक बताएं, कितना धमाकेदार रैंक आपने क्रैक करी है। हाँ सर, मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 है और विद इन 80 मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। बहुत बहुत बधाई हो। और कैसा था फीलिंग वो जब पहले रैंक पता चला तुरंत? इतना तो श्योर होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स में पता तो चल जाता है। वो जो थोड़ा सा पर्दा हटता नहीं, वो रैंक के पीछे पर्दा हटता नहीं है। So how was the reaction? What was the reaction? सर जब टियर 3 के मार्क्स आए थे तब मेरा 607 बन रहा था, तो मुझे ये बात पता थी कहीं ना कहीं कि मेरा ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 रहेगा। अंडर 50 रहेगा, हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा ऑल इंडिया रैंक 38, तो सर इट क्रिएट्स एन एक्साइटमेंट कि एक बहुत अच्छा रैंक लिया है। और इसके बाद में सर ये था कि दोबारा आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बताओ कि एकदम वो जिस मोमेंट में 38 निकला, मम्मी कहाँ थी, पापा कहाँ थे? सर एक्चुअल में जब एसएससी का रिजल्ट आया तब मैं घर पे बैठकर अगले दिन कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा था। तो मैंने जस्ट गूगल खोला और एसएससी की वेबसाइट देखी, तो उसमें केवल ये लिखा हुआ था कि एसएससी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद में सर सिर्फ वो मोमेंट था कि उसके बाद मेरे पास में फोन कॉल्स आए। मेरा फ्रेंड था जिसने मुझे कॉल किया और बताया कि ऑल इंडिया रैंक 38 है। तो पहले आपके दोस्त ने पहले आपका रिजल्ट देखा क्या? सर बिकॉज लिस्ट आती है, लिस्ट 4, उसके अंदर सारी रैंकिंग्स आती है। तो उस रैंकिंग में आया कि मेरी रैंक 38 है। उसने स्क्रीनशॉट भेजा और आप मानेंगे नहीं, मैंने अगले दिन होने तक शाम तक मेरा रिजल्ट खोलकर नहीं देखा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 है। केवल वही स्क्रीनशॉट मैंने कई बार देखा कि हाँ मेरी ऑल इंडिया रैंक इतनी है। हाँ, तो मम्मी कहाँ थी, पापा कहाँ थे, उनका कैसा रिएक्शन था? सर जब रिजल्ट आया तो मम्मी पापा जी दोनों किचन में थे, और जब मैंने देखा कि एसएससी का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है वेबसाइट पर, तो सर उसी वक्त ऐसा था कि मेरे अब ऑटोमेटिक टोन इतनी हाई हो गई थी ना कि घर वाले मतलब मम्मी और पापा जी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। सर वही कि उस समय टोन अपने आप हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट कि फाइनल रिजल्ट आ गया। तो मैंने काफी तेज आवाज से मम्मी को बुलाया किचन में से, तो मम्मी बोली कि अचानक से क्या हो गया, ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। तो जब आए तो मैंने बोला कि फाइनल रिजल्ट आ गया। तो बिकॉज मतलब ये भी नहीं कि कौन सी रैंक बनी क्या, बिकॉज पहले जब मेरे टियर 2 तक अच्छे मार्क्स थे और टियर 3 में मार्क्स थे तो मैं बोल रहा था कि अच्छी रैंक लग जाएगी। और बिकॉज मैंने ईडी लिया था तो श्योर था कि ईडी ही मिलना था। तो घर वालों को पता था आपकी रैंक 1 है, राइट? हाँ, ईडी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। वेरी गुड, इसके लिए अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर तो घर पर मम्मी पापा जी ने ये भी नहीं पूछा कि क्या आया क्या नहीं, बस मैंने इतना कहा कि फाइनल रिजल्ट, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग देयर रिलेटिव्स। और की आंख में आंसू आया कि नहीं आया? सर वो तो लगभग हम सभी हाँ, बिकॉज क्या था ना सर कि वो इतना प्राउड मोमेंट होता है, वंस इन अ मिलियन। करेक्ट। तो सर वो मोमेंट सच में मतलब पूरी फैमिली के लिए था। और ये भी है कि सर मैं पूरी फैमिली में, हमारी पूरी जनरेशन में फर्स्ट पर्सन हूँ जो यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है। तो सर उसके लिए थैंक यू सर। वेरी वेरी गुड। एंड कहीं ना कहीं ना ये नहीं पूरे जनरेशन को और कम्युनिटी को इंस्पायर करता है। सर बिकॉज मैं जिस जगह से आता हूँ, मतलब हमारा बैकग्राउंड जिस जगह से है, वहाँ पर मैं और सबसे ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स मतलब जो भी मेरे क्लोज हैं वो इतने एक्साइटेड हैं मतलब हमें, क्योंकि सर अब नॉर्मल जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी सिलेक्टेड हुए, तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है चलो नॉर्मल थिंग है। लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ तो बिकॉज दे ट्रीटेड यू लाइक यू हैव डन एन सेलिब्रिटी बन गए। हाँ, बिकॉज यू आर एन सेलिब्रिटी। और सर मतलब रियलिटी ये है कि उस जगह पर लोग सिलेक्शन मतलब गवर्नमेंट जॉब्स इन सब के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। करेक्ट। तो वहां पर अगर आप ऐसे बताओ कि आप एक अच्छी जगह पर गए हो, एक अच्छे ऑफिसर बने हो, तो आपकी जो फैमिली प्राउड करती है ना सर, वो मोमेंट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होता है आपके लिए। मुझे भी याद है जब मैंने आईआईटी क्लियर की थी 2012 में, सॉरी 2007 में, 2006 में भी क्लियर की थी, 2007 में भी क्लियर करा था। 2012 में ग्रेजुएट हुआ, वो पूरी रात तो नींद ही नहीं आया था कि हाँ भाई मॉर्निंग में कुछ तो जाना है, रिजल्ट देखना है। एंड बहुत सारी चीज रश में चल रहा था, कहीं कुछ हो गया पता नहीं, रैंक आएगा नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आईआईटी बॉम्बे मिलेगा नहीं मिलेगा। बट द मोमेंट यू सी द नंबर एंड आई गेस वो होता है ना, वो विकेट जो अपन लेते हैं, जो छक्का मारते हैं, वो वाला मोमेंट होता है। ऐसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा सबको इस बार टेस्ट बुक के लिए बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट रहा है एसएससी सीजीएल में, और अपने टॉप 10 में अपने 4 रैंक आए हैं। ठीक है, सो रैंक AIR 3, AIR 4 एंड 2 AIR 10 आए। एंड अच्छा लगता है क्योंकि बहुत मेहनत करती है पूरी टीम और साथ में बच्चे भी मेहनत करते हैं। टॉप 100 में टोटल 14 बच्चे सिलेक्ट हुए। कांग्रेचुलेशंस सर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द एंटायर टेक्स्ट बुक टीम। एंड टॉप 500 में अभी तक 42 सिलेक्शंस हो चुके हैं। अभी भी ऐसा है कि कुछ बच्चे लोग अभी हम लोग रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जितना मेहनत
मुझे लगता है कि हाँ जितना मेहनत हम लोग करते हैं एटलीस्ट तिगुना मेहनत बच्चों को करना पड़ता है, बट इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर। ठीक है, कहीं ना कहीं एक टीचर का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना स्टूडेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। सो इट वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। और एसएससी सीजीएल में हमेशा रहा है कि यार हाँ मतलब कभी कभी होता है सिर्फ ऑफिस के काम से हम लोग जब जीएसटी ऑफिस जाते हैं, और अगर आप टेक्स्ट बुक का टी शर्ट पहन के चले तो लोग पहचान लेते हैं कि सर आप टेक्स्ट बुक से हो क्या, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी थी। एंड दैट इज द मोमेंट एक्चुअली व्हेन यू फील वेरी प्राउड ऑफ इट। या सूरज अपन आई गेस आपने आगे बहुत सारे आपको वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जहाँ पे लोग बोलते हैं कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताइए एक्सेट्रा। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा हम लोग हार्डशिप के बारे में बात करें कि ना मतलब क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लाइफ लंबी है, जर्नी लंबी होती है, और जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन है लोग बहुत डाउटफुल रहते हैं कि यार पूछा तो 9th-10th का क्वांट रीजनिंग अलग, बट 4 साल 5 साल क्यों लग जाते हैं, क्योंकि वो कहने का एक मिथ है और लग जाते हैं 4 साल 5 साल बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहता है। ठीक है, इस लंबे जर्नी पे बहुत ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे कहीं ना कहीं कभी मोटिवेशन डाउन होता है, कभी अप होता है, दोस्त लोग अलग ताना मार रहे होते हैं, घर वाले अलग ताना मार रहे होते हैं, रिश्तेदार अलग ताना मार रहे होते हैं। And I guess सारे एस्पायरेंट्स go through that phase. Even I went through when I was preparing for IIT. And उसी मोमेंट पे ऐसा होता है कि जो बंदे अपने आप को होल्ड रख पाता है ना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपने मोटिवेशन को हाई रख पाता है, then these guys get the final results. सर मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2019 में, 29th of July 2019 the date was marked. सर तो वहाँ से स्टार्ट करने के बाद में February 2022 में मेरा Tier 3 हुआ था 6 of February. तो सर ड्यूरिंग दिस 2.5 years of span 2 बार कोविड आ गया था। करेक्ट सर, तो जैसे अनसर्टेन थी, एग्जाम होगा कब होगा क्या होगा पता नहीं, तैयारी कर रहे हैं फिर से तैयारी कर रहे हैं, दैट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। सर ये एक ऐसा फेज होता है ना कि जब बच्चे, कोविड आ गया है, सारे स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके हैं, अपने रिलेटिव्स भी घर पर हैं, पेरेंट्स भी घर पर है, यंगर भी घर पर है, तो सर ऐसा होता है कि एक पढ़ाई करने का माहौल क्रिएट नहीं होता है। तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट है और उसे प्रिपेयर करना है कंटिन्यूस, उसे पता है कि अगर उसके एंड पर कोई कमी ना रह जाए, या फिर उसे ये चाहिए कि मुझे एसएससी से ही सिलेक्शन लेना है, या फिर जो भी एग्जाम के लिए वो पढ़ रहा है उससे ही सिलेक्शन लेना है, तो सर उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग इज कंसिस्टेंसी, जिसमें अगर मैं सिलेक्शन लेने को ले सकता था, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो रैंक है वो रैंक मुझे पुश हुई है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, कि कोविड के फेस में कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा और आपने पढ़ा। करेक्ट, दैट पुश्ड योर रैंक, एंड दैट इज व्हेन एक्चुअली यू क्रिएट द गैप। यस सर, डेफिनेटली। जब ऐसा ना कछुआ और खरगोश वाला जो रेस है, राइट, तो लोग बैठा हुआ अगर वहां पे अगर आप भाग रहे हो ना, तो वहां जो आप एक डिफरेंस क्रिएट करते हो, फिर और लोगों के लिए वो डिफरेंस को कवर अप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सर ये एक बात मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स को या फिर जो भी है मेरे से कनेक्टेड, जो मुझसे पूछते हैं कि एसएससी कैसे, मतलब दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही, तो मैं उनको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब कुछ नहीं दिखता है ना, तब दौड़ लगाओ। जब एसएससी स्टार्ट हो रहा है, जब आपको पता है कि अगले 3 मंथ में एग्जाम है, या फिर अगले 2 मंथ में एग्जाम शेड्यूल है, या एग्जाम की डेट आ गई, और द टाइम व्हेन यू स्टार्ट, तब तक कोई दूसरा होगा जो आपकी जगह से स्टार्ट कर चुका होगा, तो वो आपसे काफी आगे निकल चुका होगा। तो अगर आपको आगे निकलना है तो आप तब आगे बढ़ो जब वो लोग सो रहे होंगे, या फिर जब वो लोग वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब आएगा, या फिर पेपर कब होगा, या फिर एसएससी तो डिले कर रहा है। सर ये टाइम ऐसा होता है कि आप लीड ले सकते हो। करेक्ट, बिकॉज एक सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड में सर कहीं ना कहीं ये भी फर्क आता है कि वो उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को गवा देता है जो टाइम फ्री आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर डेट नहीं आ रही है, कुछ लोगों के पास ऐसे कहने की वजह ना वो सारे रीजंस और एक्सक्यूजेस की तरह निकल कर आते हैं। हाँ सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं, एंड दैट इज द टाइम जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एक आपको लीप लेने का, मतलब हाँ सर, डेफिनेटली रेस में और आगे निकलने का। सर बिकॉज मेरे साथ में कई मतलब एक भैया भी थे जिन्होंने मुझे हेल्प भी की है पढ़ने के लिए। तो सर उनकी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे थे, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन स्टिल ही वाज प्रिपेयरिंग, और इस साल उनका बहुत अच्छा रैंक लगने वाला है, AAA उन्हें डेफिनेटली मिल जाएगा। सर तो मतलब जब कोई बंदा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, शादी भी हो गई है, वेल सेटल्ड भी हो जाएगा, बट स्टिल ही वांट समथिंग बेटर। करेक्ट सर, जब कोई आपके सामने ऐसे एफर्ट लगाता है ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आता है कि नहीं, अगर मेहनत होती है तो कैसे होती है। नहीं एकदम सही बोल रहे हो। आपने एक चीज बताया था जब हम लोग अभी चिट चैट कर रहे थे बिफोर, कि आप अपने फैमिली में फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, जो 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, ग्रेजुएशन करा, ठीक है, अब जाकर यू हैव क्रैक एसएससी सीजीएल का एग्जाम, ठीक है।
तो इसके बारे में बताओ, बिकॉज अगेन एंड मल्टीपल रीजंस होते हैं। शायद मेरे पापा और जो मेरे रिलेटिव्स थे वो नहीं पढ़ पाए, इच्छा सबकी होती है, बट उन लोगों की और ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं अपने बेटा को तो एकदम सुपर रॉक स्टार बनाना है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो किस टाइप का घर का माहौल था, फैमिली का क्या माहौल था, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि चलो अगर पेरेंट्स चाहें भी, अगर बच्चों में अगर वो कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट नहीं है ना, वो जिद नहीं है ना कि नहीं मेरे को तो करना है, आप जैसे भी जुगाड़ो, ठीक है, बट मैं आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो एज एन इन्वेस्टमेंट एंड आई विल पे इट बैक, एंड आई गेस द वे यू हैव गॉट सिलेक्टेड उसी फॉर्म में कहने का पे बैक करना होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। तो उस माहौल के बारे में बताओ, जब आप 10th में गए, 12th में गए, एंड फैमिली में कोई ज़्यादा नहीं था जो उन्होंने एक्चुअली उस जर्नी में पहले कभी रन थ्रू किए हुए थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो कैसा माहौल था, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट करा? फिर मैं उस क्वेश्चन पे आऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा कब आया, बट उससे पहले थोड़ा सा कि हाउ वाज द पढ़ने लिखने का माहौल, घर का माहौल एक्सेट्रा। सर घर का माहौल थोड़ी मेरे घर पे मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी मुझसे हमेशा ऑलवेज, बट ये था पापा स्ट्रिक्ट रहते, मम्मी थोड़ी सी लीनिएंट रहती है। मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी और पापा जी बहुत लीनिएंट थे। तो जब मैं 12th और ग्रेजुएशन हुआ था ना, तब एक ये भी था कि मेरी जो मतलब मैं जिस उससे था, मतलब कॉलेज मैंने किया था जहाँ से, तो उसके बाद में मेरी कुछ ऐसी हरकतें थी जो घर वाले भी बोलते थे कि तू कुछ नहीं करेगा। ऐसे क्या हरकतें थी? सर बिकॉज अपने किसी भी काम में ध्यान नहीं देना, मतलब प्रॉपर तरीके से, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो एक एज के साथ आती है। हाँ, तो वो चीजों के साथ घर वालों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था। लेकिन हाँ, स्टिल वहां पर एक भैया थे जो अभी आरबीआई में मैनेजर पोस्ट पे हैं, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब मैं उनके लिए तो हमेशा in terms of giving you the right direction, right? Sir, not only the right direction, but the after only 2 or 3 second or third meet, he gave me his laptop for my own use. And today it is almost of 6 years. Still his laptop was at my. तो कहीं ना कहीं आप बता भी रहे थे जब अपने कैजुअल टीचर सेशन चल रहा था, ये कहने की आपने पूरी की पूरी तैयारी ऑनलाइन करी है। हाँ सर, डेफिनेटली आई प्रिपेयर्ड ऑल दी थिंग्स ऑनलाइन। तो कैसा, तो ऑनलाइन का जर्नी कैसा था पढ़ाई लिखाई का? क्योंकि अभी तो ऐसे कोविड के बाद काफी कहीं ना कहीं बच्चों के पास एक्सेप्टेंस आ गया है। पहले तो लोग बोलते थे कि नहीं चलो कोचिंग में जाना है, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन तो ठीक है चलो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाऊंगा, बट नाउ पीपल आर थिंकिंग फ्रॉम एंड सीइंग इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड नाउ दे आर गेटिंग ओपन अबाउट नियर ऑनलाइन एजुकेशन इज अ गुड एजुकेशन, जहाँ पे एफोर्डेबल प्राइस में टाइम सेविंग के साथ यू गेट अ लॉट ऑफ ऑल कंटेंट, टॉप टीचर्स टू स्टडी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन लर्निंग का पूरा? सर ऑनलाइन लर्निंग एक रीजन सर सबसे बड़ा मेरा तो ये था, बिकॉज मैं जहाँ रहता था वहां से 10 किलोमीटर दूर अच्छी कोचिंग्स थी। और सर ये था कि मुझे भी पता था कि अगर 10 किलोमीटर में जाऊंगा आऊंगा तो टाइम किल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिन का कम से कम 2-2.5 घंटा तो आराम कम से कम। और सर बिकॉज और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर इज अ काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू गेट द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम्स। तो सर अगर आपको ऑनलाइन में इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है तो आप क्यों ऑफलाइन के साथ? मैंने कभी ऑफलाइन मेरे दिमाग में नहीं आया। इवन जो मेरे फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं उनको भी मैं ऑनलाइन ही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कहीं भी ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन मार्केट में ही आना होगा। मेरे को सर अभी मैं ग्राउंड पे जाता रहता हूँ, लोगों से, बच्चों से मिलता रहता है शहर जाकर करके। कुछ बच्चों के इस टाइप के कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में वहम है, जो मैंने भी काफी कोशिश करी क्लियर करने का, कि यार ऑनलाइन में बेसिक से नहीं पढ़ाता है, ऑनलाइन में एडवांस से पढ़ाता है। ऐसा क्या आपको लगा क्या? सर जब मैंने एक YouTube जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी सर हर तरह की चीजें आपको मिलेंगी। करेक्ट। एक ऐसा ना सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चीजें बहुत सारी मल्टीपल, बट द स्टूडेंट हैज टू आइडेंटिफाई। ये स्टूडेंट की रिस्पांसिबिलिटी है और स्ट्रक्चर में पढ़ना, राइट तरीके से स्टार्ट करना, कंसीक्वेंशियल चीजों को लेकर करके जाना। करेक्ट। मतलब ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट एडवांस कंटेंट के पास जाएंगे, बिकॉज वहां पर एक पूरा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपके पास सब कुछ है। वहां पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक ये है कि सर आपको खुद को चूज करना है, दैट यू हैव टू चूज वेयर द बेसिक इज एंड वेयर द एडवांस इज। करेक्ट। तो स्टूडेंट अगर बेसिक और एडवांस में डिस्टिंग्विश कर ले और वो ये बात कर ले कि हाँ मेरे को बेसिक से यहाँ से धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म बनेंगे, बिकॉज ऑनलाइन मार्केट में हर तरह की चीजें अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एडवांस ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यही मिलेगा। तो आपने एकदम सही बोला कि ऐसा है कि जो मुझे भी समझ में आया जब बच्चों से बात करने के बाद, कि जो उनका एक बायसनेस था कि ऑनलाइन में एडवांस होता है, दैट वाज प्राइमरली कमिंग फ्रॉम यूट्यूब। अब ऐसा है कि आप यूट्यूब पे जा रहे हो, एक ही टाइप का कंटेंट, एडवांस टाइप का कंटेंट आप बार बार देख रहे हो, तो कहने कि वो एक पर्सोना बच्चों का बन गया, दिमाग में बन गया कि यार अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो ऑफलाइन से पढ़ना है, और एडवांस पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ना है।
दैट इज नॉट ट्रू सर, दैट इज डेफिनेटली नॉट। अगर आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे जाते हो जहाँ पे आपको कंटेंट का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया जा रहा है, अच्छे टीचर्स हैं, एंड आई गेस टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग इज वन ऑफ इट। बहुत मेहनत करती है टीम, जहाँ पे करिकुलम बनाने में एक साइंस लगती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, नॉट एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, जिनको क्वांट का भी एग्जाम देना है, काफी बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों को भी आपको मैथ्स, रीजनिंग कहीं ना कहीं पूरा बेसिक फंडामेंटल से पढ़ा करके उस लेवल पे लेकर करके आना है, वेयर एक्चुअली दे गेट द सिलेक्शंस, जस्ट नॉट द सिलेक्शन, दे गेट द रैंक आल्सो, एज यू राइटली सेड कि वहां पे थोड़ा सा समझ करके एक सिलेक्टिव कंटेंट को अगर आप जाओगे तो आई गेस दे वोंट फील दैट कि हाँ ये बेसिक से नहीं है या फिर एडवांस ही पढ़ाया जा रहा है। सर डेफिनेटली, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि ऑफलाइन में सर बहुत वो चीज़ें आपको पैशंस चाहिए। एक ये भी होता है सर कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि कहाँ से बेसिक है और फिर कहाँ पर एडवांस है, मतलब थोड़ा आपके एफर्ट्स लगते हैं। करेक्ट, दैट इज द पॉइंट। तो ऐसा नहीं है सर कि ऑफलाइन में ही ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑनलाइन में डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें, और आजकल मार्केट में जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है। इवन अगर मैं भी प्रिपेयर किया हूँ 2.5 साल सर, तो ये है कि मेरा शेड्यूल ये होता था कि मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाता था और 10 बजे मैं रात के वहाँ से घर जाता था। तो सर मतलब इस बीच में मुझे ये था कि 2 तरह की चीजें होती है, या तो आपके पास में टाइम हो तो फिर आप अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर लो, या फिर आप वैसे जाओ। मैं जैसे भी, अगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनको मैं अगर मुझसे पूछते हैं कि कैसे क्या चीजें हैं, तो मैं उन्हें एक बात हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, नॉट ओनली अबाउट एग्जाम, तो 2 ही चीजें हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, सेकंड वन इज हार्ड वर्क। अगर आपके थर्ड थिंग इज लाइक से बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आई गेस बी ऑनेस्ट टू दैट इज द हार्डकोर फंडामेंटल। अगर आप अपने आप से सच रहते हो ना, आपको पता होता है कि मैंने आज पढ़ाई नहीं करी या फिर मैंने आज बहुत पढ़ाई करी, मुझे ये चीज आता है या मुझे चीज नहीं आता, ये मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। एंड देन उसके साथ जब आपको एक राइट डायरेक्शन मिलता है और आप हार्ड वर्क देते हो, तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ सर, डेफिनेटली, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एक आपके पास में आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड वन इज आप उसके लिए एफर्ट लगाएं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे सर, इसमें कोई दो राय नहीं। सर जी एक चीज और बताइए कि इस जर्नी में पूरा जो भी 2.5 साल 3 साल का प्रिपरेशन की जर्नी था, कुछ ऐसा टाइम आया जहाँ पे लगा कि यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आते हैं टफ थॉट्स होते हैं कि यार चिल मार ले क्या, गिव अप कर दे क्या, दुनिया ऐसा चल रहा है, लोग ये बोल रहे हैं एक्सेट्रा, एनी टाइम दैट थिंग केम? अगर आया नहीं आया तो आई गेस यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माइंडसेट व्हिच इज वेरी वेरी सर ऐसा नहीं होता है, वी ऑल आर ह्यूमंस। हां, कैसे ओवरकम किया, आई गेस दैट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एस्पायरेंट जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सर वी ऑल आर ह्यूमंस, हैव टू फेस अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस हैं तो आता ही है। हाँ डेफिनेटली, और जब तक आपकी लाइफ में कुछ डाउन फेस नहीं आएगा तब तक आपको उस चीज की डिजायर कैसे पता चलेगी, उस चीज की नीड। वो होता है ना सर कि ठोकर लगने के बाद इंसान को उस चीज की चाहत बढ़ जाती है, तो वही चीज है सर कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने स्टार्टिंग के 6 मंथ काफी पढ़ा था, मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब स्टार्ट करा और मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया था। मॉक इसके बाद में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, 6 मंथ मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद में मेरा 2019 का प्रीलिम्स शेड्यूल था। तो प्रीलिम्स का जब कि आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 6 महीने के बाद ही आपका पहला प्रीलिम्स शेड्यूल था, और उसके बीच में मैंने कहीं से वो कोचिंग वगैरह, तो सर जब मैंने, अब ये ऑनलाइन का एडवांटेज था कि मैंने ऑनलाइन से पढ़ा, ये उस समय कोविड भी आ रहा था, तो आने जाने का टाइम मेरा बचा और मतलब मैं पढ़ पाया प्रॉपर चीजों से। तो सर उसके 6 महीने बाद मेरा प्रीलिम्स शेड्यूल था, उस समय प्रीलिम्स देकर आया और कुछ दिनों में उसकी आंसर की आउट हो गई, तो माय स्कोर वाज 101.5। तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया कि चलो यार इस बार तो नहीं होगा या फिर जो भी है। तो तब मैंने प्रिपरेशन, लगभग कोविड आ गया था उसके बाद तुरंत ही, जैसे ही हमारा प्रीलिम्स हुआ था 2019 का, उसके बाद में कोविड आ गया था। तो सर उस टाइम ऐसा हो गया था कि 101 मार्क्स देख के कोई भी डिमोटिवेट होगा डेफिनेटली। तो सर इसके बाद में कुछ 4 या 5 महीने बाद एसएससी ने टियर 1 की वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मतलब जारी की थी, तो उसमें मैंने देखा कि मेरे मार्क्स थे, मतलब 36 कुछ मार्क्स बढ़कर मेरा 137 पॉइंट समथिंग मार्क्स हो गया था, और उस समय कट ऑफ गई थी 137 कैटेगरीज। तो सर उस समय क्या हुआ कि मेरा ये था कि चलो कट ऑफ निकली, मुझे ये बात की दुखी कि 0.1 से हुआ है या फिर कुछ वैसे मार्क्स से हुआ है, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज और एज एन अपॉर्चुनिटी। चलो फर्स्ट स्टेज तो क्रॉस हुआ है। हाँ सर, उसके बाद आपके पास समय है जहाँ पे आप जादू क्रिएट कर सकते हो। उस समय सर फिर जब जैसे मैंने एक भैया का जिक्र किया था, तो मैं उनसे मतलब वो मुझे हमेशा बताते हैं कि पढ़, और वो मुझसे एक बात पूछते थे कि क्या तेरे पास में कोई और रास्ता है। और जब मैं इस एसएससी की जर्नी में घुसा था, तब मैंने अपने आप को बोल दिया था कि अगर होगा
तो यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं है। बिकॉज समटाइम क्या होता है ना कि कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तो आप एक पर ही फोकस करते हो। वो ये बाइनरी में आपका आउटपुट अलग, या तो 0 या तो 1, हाँ, तो होगा या तो नहीं होगा, या तो होना है तो ये होना है, तो फिर तो जीजा लगा दो। मेरे पास सर यही था कि मुझे करना है तो मुझे एसएससी ही करना है, क्योंकि यही एकमात्र प्लेटफॉर्म था कि जिसपे मैं अपने आप से नजरें मिला सकता हूँ। बिकॉज आउटर वर्ल्ड इज सेकेंडरी बट योर ऑन इज प्राइमरी। तो सर मैं अपने आप में भी इतना कहीं ना कहीं अपने आप को भी बोलता था कि इतनी एज होने के बाद में, मतलब स्टिल आई एम 21 एट दैट टाइम, बट मुझे ये फील होता था कि नहीं, कुछ तो करना है और उसके लिए अपने आप को ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो सूरज मुझे ये बताइए कि जब आपका मार्क्स पहली बार आया, राइट, व्हेन एक्चुअली यू गॉट कि भाई पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एंड देन यू गॉट द रिवाइज्ड मार्क्स, राइट, तो लगा कि नहीं चलो अभी तो मेरा रिजल्ट हो गया है। उस टाइम पे दैट वाज अ डाउन टाइम, एंड आई गेस दैट वाज द टाइम जहां पे कहीं ना कहीं आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है और अपने टेम्पो को, मोमेंटम को, एनर्जी को, एक्सप्रेशन को फिर भी हाई रखना होता है। वो कैसे किया? आई गेस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो थ्रू दैट पैच ऑफ देयर लाइफ, एंड वहां पे आई गेस योर द वे यू सॉर्ट ऑफ ओवरकम दैट माइंडसेट will be very very helpful. ओके सर, उस समय ऐसा होता है, अगर आप कोई भी स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन में आ रहा है, अगर वो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास से ही होते हैं, अगर उस स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन में आ रहा है, दैट मीन्स ही डू नॉट हैव द काइंड ऑफ अ जॉब दैट ही वांटेड। तो अगर आप ऐसी जॉब चाहते हैं जहाँ पे आपने आपको रेपुटेशन दिखा पाए या फिर अपनी फैमिली को, और जब आपके पास में वो नहीं होता है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डाउनफॉल डेफिनेटली सभी की लाइफ में आता है। आपने आपको ये बात जरूर हमेशा बताना है कि अगर आपने ये यहाँ से इस पॉइंट से गिव अप कर दिया ना, हो सकता है यही पॉइंट हो जो आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट हो। मतलब हो सकता है अगर आपने यहाँ से छोड़ दिया, आप क्या करोगे? बहुत से बहुत, जैसे मैं एक बात हमेशा जहाँ भी रहता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी डेफिनेटली ऑफर्स अ वेरी गुड सैलरी, करेक्ट, तो अगर आपने ये काम नहीं करा है, रुतबा है, आई गेस जो एक मजा है उस जॉब सर, का, द प्राइमरी थिंग इज फाइनेंशियल। तो अगर आपने ये काम नहीं करा और आपने कहीं और जॉब कर ली, तो हाउ मच यू गेट? 20,000, 30,000, करेक्ट, मोर टू मोर 50,000, करेक्ट। लेकिन क्या इससे आप अपने आने वाले टाइम की या अपने पेरेंट्स की और अपनी जो भी होने वाला, मतलब उसके लिए आप उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे? या फिर अपने आप को वो चीज की अपने दिमाग में कहीं वो पॉइंट तो नहीं रह जाएगा कि अगर नहीं हुआ तो, अगर मैंने उस समय पढ़ लिया होता तो सर डेफिनेटली अपने आप को इस बात के लिए हमेशा रखना है कि अगर आप आ रहे हो, अपने आप को 2 साल का, कम से कम 1 से 2 साल का टाइम दो, और एक बात हमेशा बताओ कि ये जो जॉब देगी ना, ये आपकी पूरी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की लाइफ तो बदल ही देगी। फैमिली एंड आई गेस जो मैं बता रहे से पहले कि ना कहीं वो उस कम्युनिटी का पूरा लाइफ बदलता है। सर डेफिनेटली आपने बताया ना कि आप अपने फैमिली में द फर्स्ट वन हु सॉर्ट ऑफ continued his education, then finally got a government officer. अब जस्ट इमेजिन करो जो आपके पूरे फैमिली में और इवन जो सोसाइटी में आप रहते हो, जिस गांव से बिलोंग करते हो, वहाँ पे when those people get to know about you, ठीक है, फिर ऐसा होता है कि यार सूरज कर सकता है तो मेरा बेटा भी कर सकता है, एंड आई गेस वो एक सिंगल स्पार्क ना पूरी कम्युनिटी को एक्टिवेट कर देता है। सर डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरा डिपार्टमेंट ईडी लिया है मैंने, तो जब मैं वहाँ लोगों को पता चलता है ना कि ईडी, तो उनको कुछ समय तो मुझे ये बताने में निकल जाता है कि व्हाट इज ईडी। सर डेफिनेटली, तो ये जो है ना उस जगह से आना, फिर वहां पर लोगों को मोटिवेट करना, जैसे मेरी सिस्टर्स भी मुझे बोलती हैं कि अब तो आने वाली जनरेशन की हेल्प डेफिनेटली करना, तो वो होता है सर कि वहां से लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि उनको भी ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम में से ही है जो किया है, तो हम भी कर सकते हैं। तो सर वो प्राउड मोमेंट फील होता है कि जब आपसे कोई बोलता है ना कि कैसे किया और क्या हम भी कर सकते हैं, तो जब वो लगता है कि हाँ यू, मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो। करेक्ट। और सूरज, मतलब आपके जर्नी में आई गेस यू सेड काफी पढ़ाई किया ऑनलाइन, टेक्स्ट बुक का कैसा रोल रहा, कितना रोल रहा? सर टेक्स्ट बुक टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे एक बात हमेशा मेरे सीनियर्स और जो भी हैं वो बोलते थे कि यू हैव टू टेक द टेस्ट, तभी आप फाइट कर सकते हो। जैसे मे बी अगर अभी स्पीड एक्यूरेसी पे बहुत काम करना होता है, और ऐसा होता है कि दिस इज वेयर एक्चुअली यू क्रिएट द डिफरेंस। सर क्योंकि अगर आपको पता तो चले कि आप डायरेक्शन में हो कि नहीं, करेक्ट, आप जो पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, नो डाउट कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट आपको ये तो पता चले कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सर इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ये बोल दिया गया था कि तेको टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए। तो तब फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव परचेज्ड दिस थिंग, टेस्ट सीरीज। तो सर जब से मतलब टेस्ट सीरीज लो ना आप, और फिर उसमें ये प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का कंटेंट, तो जब मैंने प्रीवियस ईयर मॉक लगाने स्टार्ट किया, मैं डेली जब मैंने प्रिपेयर स्टार्ट भी किया था उसकी 2 महीने बाद, हार्डली 2 महीने होंगे, मैं एक मॉक मॉर्निंग में लगाता था, एक मॉक इवनिंग में लगाता था। तो एक मेरा ऐसा होता था कि एक मॉक प्रीवियस ईयर होना है और एक मॉक सीरीज का होना है। तो सर ये जो 2 मॉक होते थे और मॉक का जो एनालिसिस होता था, सर उससे बेटर आपको गाइड कोई नहीं कर सकता। करेक्ट।
उसका एक रीजन है। हाँ, क्योंकि वो आपको आपका पिक्चर दिखाता है वो सर, क्योंकि अगर आपको आप एट द एंड ऑफ द डे एसएससी को एग्जाम देने जा रहे हो या फिर बैंक, मतलब जिसको भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर वो खुद अपना पेपर दे रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा है, तो उसमें सर आपको उससे बेटर तो कोई गाइड नहीं कर सकता। तो दैट काइंड ऑफ थिंग जो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रहे हो वहां से, आपको फिर उसके बाद उसके एनालिसिस भी मिल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन, अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो उसके 4 ऑप्शंस बन रहे हैं, तो वो चारों ऑप्शंस की डिटेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर चीजें। तो सर वो जो चीज है ना, वो हाईली रिलेवेंट, उससे रिलेवेंट कंटेंट कोई नहीं होता है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 4 ऑप्शंस दे रहा है आपको, उस चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन आप जो दे रहे हैं, तो सर वो एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट होता है। और अभी हम लोगों ने वी हैव अ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जहाँ पे बच्चा लोगों को काफी पूरा फुल स्टैक में प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, जहाँ पे लर्निंग, प्रैक्टिस, असेसमेंट, एवरीथिंग लाइक इन अ सिंगल पैकेट। एंड वहाँ पे भी ऐसा काफ़ी, एंड बच्चों के साथ काफ़ी नीट था कि सर आप ना सुपर कोचिंग के प्रोग्राम में, करिकुलम में टेस्ट एंड डिस्कशंस भी होना चाहिए, और स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर्स का टेस्ट एंड डिस्कशंस होना चाहिए। एट द एंड कहने को एक बेंचमार्क है कि इस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आता है, इस लेवल का क्वेश्चंस आता है, और बच्चे भी उसको काफी बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड उसका डिस्कशन अगर हमारे टीचर्स करते हैं, तो एटलीस्ट दे गेट टू नो कि यार इस टाइप के पेपर में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कहाँ पे समय बचाना चाहिए था, कहाँ पे एग्रेसिव मोड में जाना चाहिए था। दैट वाज वन ऑफ द वेरी गुड फीडबैक, पीपल आर लाइकिंग इट। सर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट यू प्रोवाइड्स। नहीं, एंड जैसे कहते हैं कि अगेन टेक्स्ट बुक इज ऑल अबाउट स्टूडेंट, एंड लॉट ऑफ फीडबैक्स एंड आइडियाज दैट वी गाइस वर्क ऑन आर कमिंग फ्रॉम यू पीपल। जैसा है कि हमारा काम यही है कि आप लोग के प्रिपरेशन की जर्नी को और स्मूथ करो और एफिशिएंट बनाओ। डेफिनेटली। एंड आई गेस सुपर कोचिंग इज डूइंग रियली वेल जॉब देयर, बट लॉट ऑफ फीडबैक्स एंड क्रेडिट गोज टू यू गाइस, बिकॉज़ यू गाइस गिव अस द डायरेक्शंस कि सर अब ये नहीं, अब ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। ऐसा होता है कितना भी काम कर लो, कितने फीचर्स बना लो, कितना भी कंटेंट बना लो, कभी पूरा ही नहीं होता, कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। सर ये एसएससी बिकॉज थोड़े टाइम में पेपर होना है, हम कई बार देखते भी है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार उसकी वैल्यूज ही चेंज हो रही है ओनली, बाकी पूरी टर्मिनोलॉजी वो है। तो सर यही होता है कि क्वेश्चंस बनते जाते हैं वैसे तो। अभी तो काफी नए नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लगे, काफी मतलब काफी एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। सर कुछ 2000 मतलब एक बार 2018 या 17 का पेपर ऐसा था जिसमें एसएससी ने बहुत ज़्यादा हाई, उसके बाद लेकिन 2020 2021 के पेपर्स बहुत वैसे टू द मार्क पूछे हैं एसएससी ने, जो जैसा एसएससी को पूछना चाहिए। वेरी गुड। कुछ और बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे सूरज जी? सर कुछ और, जैसे मेरी प्रिपरेशन जर्नी मैंने बताई। कैसे 2019 मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरा स्टार्ट जब मैंने किया था ना सर, उसके 6 मंथ बाद प्रीलिम्स था, मैंने बताया। तो कुछ पॉइंट्स से मेरा मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद में ये था कि 3 मंथ बिफोर द रिजल्ट, बिफोर द टीयर 2 प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था सर। तो उस समय ऐसा था कि 0.1 से निकला चाहता, तो उस मोमेंट पे इंसान मतलब बैकआउट भी हो सकता था कि यार इससे पॉइंट से निकला है। तो एसएससी में एकदम सही बोलूंगा ना, वो एक काफी बड़ा रीजन बन सकता था गिव अप का कि यार यहाँ पे तो मैं सिर्फ 0.25 या 0.5 से बस मतलब कट ऑफ क्लियर किया हूँ, तो रैंक निकालना और सिलेक्शन निकालना तो बहुत दूर की बात है। सर वही मतलब वही that was the time when actually you were at your top motivation and turning. डेफिनेटली, क्योंकि सर वहां से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप एक बार गिरने के बाद स्टार्ट कर रहे हो, दैट वाज उस समय मैंने इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया कि चलो 0.5 से ही सही, बट निकला। देन आई टेक द मेंस। 18 नवंबर 2020 का मेंस था वो सर, हर सभी को वो डेट रिमेंबर है, 2019 वाले बच्चों को तो स्पेशली। तो सर उस समय जब मेरा भी 18 नवंबर को पेपर था, तो मेरा मैथ्स में 180 था, तो आई वाज श्योर कि ठीक है चलो जो भी होगा, बट मेंस तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा 180 नॉर्मलाइज होकर 136 हो गया, तो 45 मार्क्स का वहां डाउनफॉल हुआ, जिसके कारण मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन सर ये था कि उस समय तक मेरा मैं मैथ्स इंग्लिश के मैंने काफी मॉक लगाए, बहुत ज्यादा मॉक लगाए। अगर मॉक्स की क्वांटिटी में जब से जर्नी स्टार्ट की और मैं आज तक की बताऊं, तो अप्रॉक्स 500 मॉक्स प्रीलिम्स प्लस मेंस मैं लगा चुका हूं। मतलब कई टेक्स्ट बुक के तो सर ऐसा था कि मैं कई मॉक्स 2 बार लगा चुका हूं, मतलब टेस्ट सीरीज लेकर। बिकॉज सर मॉक्स मैंने जितने भी मार्केट में अवेलेबल थे सारे लगाए, लेकिन एक था कि सर रिलेवेंट, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर। तो सर मैं काफी मॉक्स ऐसा होता, फिर बाद में ऐसा होता था कि चलो हाँ ये वाला क्वेश्चन तो लगा लिया। तो हाँ, जहाँ दूसरे स्टूडेंट्स 2.5 मिनट्स लगा रहे, तो मैं ऐसा था कि सिर्फ आंसर मार्क करके आगे बढ़ रहा। तो दैट वाज द क्वांटिटी ऑफ मॉक। अगर आपको सिलेक्शन होना है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मॉक इज वन ऑफ द बेस्ट, कि अगर आप प्रीवियस ईयर और यहाँ से, तो सर मॉक की बहुत ज्यादा वो है, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। तो सर जब मेरा टीयर 2 हुआ और वहां से जब मैं मेंस आउट हुआ,
तो ये था कि अब मेंस आउट हो गए हैं, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस समय तक मैं जब मॉक लगा चुका था और अपने आप को उस लेवल पर ले चुका था कि चलो मैंने अपना 100% दिया। जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं, जब आप अपना 100% देते हैं, तब आपको एक चीज ये पता होती है कि चलो अपने एंड पे कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ। तो उस समय मुझे टियर 2 का मार्क्स आने के बाद लिटरली कोई ऐसा ग्लिच नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है आ गए। एक होता है कि चलो नहीं बना, लेकिन मेरे दिमाग में था कि चलो ठीक है आ गए। एक अपने लिए एक थोड़ा सा सैड पॉइंट है कि मेरा टियर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ है। लेकिन सर उस समय ये था कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, मॉक्स वगैरह में दे रहा था, तो मॉक में स्कोर आ रहा था, तो एक कॉन्फिडेंस उस समय पैरेलली आ रहा था कि ठीक है जो हुआ वो हो गया, बट हो सकता है कि ये वाला अटेम्प्ट मेरा हो। तो सर उसके बाद में वो वाला अटेम्प्ट आपका रहा। हाँ डेफिनेटली सर। उस समय सर 2019 का फिर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद में दिसंबर 2020 में CGL 2020 के फॉर्म आए थे, तो वो फॉर्म मैंने अपलोड किए, फॉर्म सबमिट किया। तब तक मेरे पास में था कि सर मैंने जो मेंस 2019 था ना सर, उस टाइम तक मैं मेंस के भी काफ़ी मॉक लगा चुका था। तो सर उस समय के बाद में अपने अंदर ये था कि चलो मैंने मैथ्स और इंग्लिश अच्छे से पढ़ लिया है। तो सर क्या होता है ना, जैसे अब रिजल्ट आया 2019 का, तो वहाँ पे फाइनल टियर 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक अगर अपन बड़े लेवल पे देखेंगे तो उससे कोई आउटपुट नहीं आया। हाँ, बट लेकिन कहने कि आप अपने गोल के थोड़ा सा नजदीक तो पहुंचे। बैकग्राउंड अगर अपन देखेंगे ना सर, तो दैट हेल्प्स मी अलॉट कि इंग्लिश और मैथ्स मैंने उस समय बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उसने मुझे एडवांटेज दिया प्रीलिम्स 2020 में। दिसंबर के फॉर्म के बाद में मार्च में एग्जाम शेड्यूल था, फिर उसके बाद फिर से कोविड का फेस आया। तो सर कोविड का फेस आया उस समय मेरी एग्जाम फिर पोस्टपोन हो गई थी। तो मेरे पास में जब पहले तो पता था कि मार्च में एग्जाम है, तो मार्च में एग्जाम थी, तो मेरे को एक चीज ये भी श्योर थी कि मेरा मैथ्स और इंग्लिश तो 2019 से हो गया है, तो मेरे पास में अभी था कि सिर्फ जीके पे फोकस करना है। तो सर तब मैंने जीके बहुत अच्छे से पढ़ा, और लेकिन स्टिल उसके बाद फिर से कोविड आ गया सर। 2-3 बार तो कोविड ने बहुत ज्यादा वो किया, डिस्टर्ब किया। तो कोविड आ गया, लेकिन मेरे को उस समय तक एक बात फिक्स थी कि अब यहाँ से जिसने छोड़ दिया वो रैंक में पीछे चला जाएगा या सिलेक्शन से पीछे चला जाएगा। आपको, मैं घर जाता था ना सर, तो मैं मम्मी को हमेशा एक बात बोलता था, मम्मी अब मेरे को भागना नहीं है। भागना इन द सेंस कि जब दूसरे मेहनत नहीं कर रहे तब आपको भी मेहनत नहीं करनी। लेकिन कोविड आ गया तो सर हमेशा बोलता था कि अब अपने को सिर्फ चलना है, रास्ता मेरे सामने है, बस मैं यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं तोड़ सकता हूँ। तो कंटिन्यूटी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया ना, क्योंकि सबसे टफ पार्ट वही होता है जब किसी जर्नी में, जिसकी जर्नी की ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है ना, वहाँ पे हार जीत का जो एक लाइन होता है वो आपका कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी की पैरामीटर जो कहने को लाइन को डिवाइड करता है। एंड यू डेफिनेटली सर वही फिर मार्च 2020 में एग्जाम था, 3 महीने मैंने जीके पढ़ा, फिर उसके बाद फिर से कोविड आ गया। तो देन माय एग्जाम वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ कोविड एंड इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 18th of August 2021। तो सर वो 4-5 महीने का फिर से गैप आ गया। इस बीच में एक जिक्र ये भी है सर कि जिस जगह में लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी ऑनर भी काफी सपोर्टिव थे। उन्होंने उनके घर पर ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के दिया, तो मैं वहाँ हाँ सर, तो वेरी 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 गुड गेस्चर है ना। मतलब उस समय सर ऐसा होता था ना कि कोविड आ रहा है, तो हम लोग कोविड से नहीं डरते थे। हम लोगों को ये होता था कि कोविड इज अ सेकेंडरी, लेकिन एक जॉब इज अ प्राइमरी। और हमें को ये भी पता होता था कि इस समय बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं या तो अपने घर चले गए होंगे या थोड़े से चिल मोड में होंगे। हाँ, क्या वो डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता, लोग इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा था, कहने के दैट वाज द टाइम व्हेन दे वर लाइक स्लोइंग डाउन। हाँ सर, कहने के वही एक मौका होता है जहाँ पे फिर आप अपने आप को एक्सेलरेट करो। डेफिनेटली। तो सर उस समय फिर 18th of August को था, और मेरा 17th of August को मेरा जनरली ऐसे बर्थडे था, तो मेरा उस समय फोन स्विच ऑफ था। और ये था कि 2019 जुलाई जब मैंने प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की थी, तब मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया था, इंस्टा, फेसबुक, इन तीनों चीजों से सर मैं बहुत दूर था। ये बच्चे लोग एक फिर से रिपीट करना पड़ेगा, लोगों को लगता है कि यार ठीक है सब कुछ साथ में हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप एक टफ माउंटेन जब क्लाइम कर रहे होते हो तो लाइफ में कुछ चीज़ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आपको एक बड़ा गोल चेस कर रहे होते हो, और एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है। एंड आई गेस अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर 1 आध साल यूज ना करो, लाइफ नहीं बदलने वाली है। अगर आपने एक अच्छा जॉब क्रैक कर लिया, एक सरकारी अफसर का जॉब क्रैक कर लिया, आपकी फैमिली की और आपकी पूरी सोसाइटी की लाइफ बदल जाएगी। डेफिनेटली सर। फिर से रिपीट करके मोटे बच्चों के लिए बताएंगे कि यार हाँ एक्चुअली में सर जब मैं प्रिपेयर भी करता था ना, तो आई यूज्ड बाइसिकल ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो जहाँ से जितनी भी डिस्टेंस होती थी, बिकॉज पेरेंट्स फाइनेंशियली फिट भी लग रहा हो, तो चर्बी आ गई है सर वो था कि उसके लिए बाइसिकल यूज करना है, पेरेंट्स को कम से कम किसी चीज़ के लिए बोलना है, और बुक्स भी मैं सर ऐसे अफोर्ड करता था कि चलो कहीं से पैसे
रिलेटिव्स आए उन्होंने दे दिए, या फिर पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि देखो क्या चाहिए, तो मेरा हमेशा होता था कि ये वाली चीज़, जैसे लोग एक बात बोलते हैं ना कि जनरली आजकल बहुत ट्रेंड में चलती है कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं। आई वॉज काइंड ऑफ अपोजिट काइंड ऑफ थिंग कि अपने पैसों से जरूरतें पूरी कर लो, सॉरी माँ बाप के पैसों से जरूरतें पूरी कर लो और शौक अपने पैसों से पूरे करेंगे तो अपने पैसे से होनी चाहिए सर। तो वो मेरे दिमाग में वो लाइन कहीं ना कहीं अपने आप में मोटिवेट करती है कि अगर आप अपने माँ बाप के पैसों से जरूरतें पूरे कर रहे हो तो आप डेफिनेटली शौक अपने ही पैसों से पूरे करोगे। तो वो चीज़ होती थी सर। तो क्या होता था ना कि मैंने उस समय फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टा तीनों चीज़ों को कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर दिया था। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी भी नहीं। 17 अगस्त को मैंने बताया जैसे कि अगले दिन मेरा एग्जाम था तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो सर जैसे अब जियो यूज़ करते हैं आप, तो आपके फ़ोन में जब आप ऑन करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस किस फ़ोन नंबर से मिस कॉल है। तो सर उस दिन लिटरली मेरे फ़ोन में 2 या 3 हार्डली मिस कॉल होगी जिन्होंने मुझे बर्थडे विश करने के लिए लगाया होगा। फिर उसके अगले दिन मेरा एग्जाम हुआ, उसके बाद में मैंने उनसे बात भी की तो मैंने उन्हें बताया भी कि एग्जाम बहुत अच्छा रहा। सर ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, जब आप कुछ नहीं हो तब भी, जब आप सब कुछ हो तब भी। तो सर मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद में 18 अगस्त को मेरा एग्जाम था, 1 या 2 दिन का कुछ रेस्ट लिया, उसके बाद में मैंने मेंस का मॉक लगाया। रेस्ट 2 दिन का लिए? हाँ सर डेफिनेटली, क्योंकि आपको मूड अपने आप में रिलैक्स होना जरूरी है। मूड स्विंग भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि आप ऑल टाइम पढ़ो, क्योंकि आप हर टाइम एक मूड में नहीं होते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल ना लगे कि आप बिल्कुल ही उसमें घुस रहे हो, तो ये चीज़ होती है। तो सर उसके बाद में जब मैंने मॉक लगाया तो मैंने मेंस के इंग्लिश और मैथ्स का दोनों का मॉक लगाया। तो उसमें भी मेरा सर परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो वो 96.5 समथिंग था। मींस अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो उसके 2 दिन बाद आप मॉक लगा रहे हो तो 96 से 99 परसेंटाइल समथिंग आप ला रहे हो। तो सर उस समय मुझे पता था कि चलो मेरा मेंस भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टिल उसके बाद भी मैंने मैथ्स के 150 प्लस मॉक लगाए थे और इंग्लिश के भी 80-90 मॉक्स प्लस लगाए थे। मींस 5 महीने का टाइम जनरली दिया था एसएससी ने, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि मुझे केवल कंसिस्टेंट रहना है। अगर मैं आज 99.5 परसेंटाइल ला पा रहा हूँ या फिर आज मैं ये पर्टिकुलर परसेंटाइल ला रहा हूँ, तो इसमें मैं 5 महीने बाद, क्योंकि ये आपका परफॉर्मेंस एरिया नहीं है, आपको एग्जाम परफॉर्म करना है, तो आपको तब तक कंसिस्टेंट रहना है। तो सर इसके लिए मैंने उसके बाद भी 150 प्लस मॉक लगाए कि भले ही इतना परसेंटाइल आ रहा है, कई मॉक ऐसे भी रहे जिसमें 99.9 परसेंटाइल भी रहा, कई मॉक ऐसे भी रहे जिसमें कुछ कम परसेंटाइल भी रहा, लेकिन ये होता था कि नहीं मॉक लगाना है। एंड आई गेस जो आपने कंसिस्टेंसी की बात करी ना, आई गेस स्पोर्ट्समैन आर द वेरी रियल एग्जांपल। डेफिनेटली। ठीक है, ऐसा होता है कि ठीक है साल भर में अपन 20 मैच खेलेंगे, राइट, बट एवरी डे दे गो फॉर द फिटनेस, एवरी डे दे गो ऑन द ग्राउंड, एवरी डे दे प्रैक्टिस। ठीक है, एंड वही कहीं ना कहीं क्लब होकर करके क्यूमुलेटिव तरीके से उनके परफॉर्मेंस में निकल करके आता है। दैट यू राइटली सेड कि चलो 5 महीने का टाइम था, बट वो कहीं ना कहीं 1-1 घंटा उस पूरे 5 महीने के ड्यूरेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। वो हमेशा पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक आ जाएगा, फिर भी आपने 150 मॉक लगाए, छोड़ा नहीं। और कहीं ना कहीं वो ना और फासला कम करता गया, जो शायद आप उस टाइम पे जो आपको पता भी नहीं था, जो आपके उस रेस में आपसे आगे थे, फाइनली देन यू सॉर्ट ऑफ ओवरटुक देम। डेफिनेटली सर, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि कंसिस्टेंसी। आपको पता है आप कर लोगे, बिकॉज जब भी एक स्टूडेंट एक एग्जाम का फॉर्म भरता है या फिर फिल करता है और सीरियस है अगर, तो उसे कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि मैं ये वाला एग्जाम करूंगा, तभी वो उस चीज में एडमिशन करता है। बट वो बोलते हैं ना कि शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, मसला तो अंत तक टिके होने का है। तो अंत तक आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो सक्सेस होना। तो फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। छोड़ो मत, सबकी लाइफ में सेटबैक आता है, सब फेल होते हैं, कोई मतलब सब इंसान है। तो ये होता है सर कि अगर आपको करना है तो फिर करना है, फिर रुकना नहीं है। मतलब मैं सर जब मेरा मेन शेड्यूल था और मुझे ये बात भी पता थी कि सब कुछ चीज़ें अच्छे से शेड्यूल है, तो सर उसके बावजूद मतलब कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा वैसे पढ़ता था, लेकिन हाँ मतलब कई दिन ऐसे भी थे जिस दिन मैं मॉर्निंग में 6 AM पे अपनी टेबल पे जाने की कोशिश करता था, तो 7 बज जाते थे। 7 बजे से फिर मैं रात के 12 बजे तक का शेड्यूल बनाता था कि नहीं इतने टाइम करना है। क्योंकि सर अगर मेरा बैकग्राउंड, जैसे मैंने बताया कि फैमिली वाले भी अगर बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ रीजन से बोलते होंगे, तो उनको भी ये बात पता, मतलब ये कंसिस्टेंसी लाना ये अपने आप में एक चैलेंज है। और सर सक्सेस वही है जब आप अपने आप को ओवरकम कर लो, अपने आप से जीत जाओ। करेक्ट। और वो होता है ना कि मतलब दुनिया को चैलेंज देना और खुद को चैलेंज देना, मुझे लगता है पहले तो आपको खुद को चैलेंज देना चाहिए। डेफिनेटली। एवरी डे यू शुड ट्राई कि आप अपने वर्जन से बेटर हो। अगर वो एवरी डे अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो आई गेस नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड इफ यू ड्रीम समथिंग, इफ यू पुट ऑन हार्ड वर्क एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, यू अचीव इट एंड यू हैव शोन इट टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू योर फैमिली, टू द कम्युनिटी। सो मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सूरज जी। एंड आई गेस अभी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी चालू होगा आप जब जॉब पे जाएंगे, एंड आई गेस दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। हाँ सर।
टेक्स्ट बुक अपना फैमिली समझना है, कभी भी अगर आप बॉम्बे आएंगे जाएंगे, आई गेस ऑलवेज कम टू अस, मीट अस, Definitely, sir. एंड इट्स आवर प्लेजर टू ऑलवेज इंटरेक्ट विथ यू गाइस। जैसा मैंने बताया कि यार ये एक ना काफ़ी एक टीचर और स्टूडेंट का मतलब रिश्ता ही अलग है। डेफिनेटली सर। ठीक है, बहुत ऐसा कम प्रोफेशन होता है जहाँ पे आगे वाला बंदा चाहता है कि यार मतलब एक बंदा चाहता है कि अगला बंदा मेरे से बेटर हो, एंड टीचिंग इज दैट प्रोफेशन। और टीचर की जो खुशी, टीचर का जो सक्सेस होता है वो तब होता है जब उनका बच्चा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होकर करके अपने गोल को अचीव करता है, पीछे वहीं रह जाता है। अगर हम लोग अभी तक 10 साल से 9 साल से यहीं भी बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट हमें से ये रहता है कि अगर इस बार एक पर्टिकुलर एग्जाम में 2 रैंक आया है, इतने सिलेक्शंस हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए और ज़्यादा रैंक होना चाहिए। बट द चीज इज दैट एक यूनिवर्सल लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे देखेंगे तो इट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। जैसे आपने बताया ना कि आपके फैमिली में यू वर द फर्स्ट वन हु सॉर्ट ऑफ वेंट ऑन एजुकेशन वाला पाथ, एंड नाउ एवरीवन नोज अबाउट इट। एंड आई गेस ये वीडियो जब आपके और फैमिली और आपके गांव और आपके सोसाइटी में जब पहुंचेगा तो आई गेस पीपल विल बी मोर इंस्पायर्ड अबाउट इट। सो अगेन बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। कुछ ऐसा चीज़ जो भी हम लोगों ने बात नहीं की और आपके दिमाग में होगी जो थोड़ा सा और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, एंड अगेन फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज हमारा भी एक दायित्व और जिम्मेदारी बनता है जिस तरह से हमने अपनी एक सक्सेस को अचीव किया है। उसमें से कुछ रेसिपी हम लोग, हमें बहुत सारा रेसिपी हमने ऑलरेडी बताया है बच्चों को। सर इन माय एंड अगर कोई एस्पायरेंट पढ़ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टाइम डेफिनाइट कर लो कि हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ना है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि सर पढ़ रहे हैं, बीच में चाय भी पीना है, बीच में वॉशरूम भी जाना है, बीच में ये भी करना है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग आएगी ना सर, तो फिर क्या होता है कि आपका ड्यूरेशन लॉन्गर होता जाता है। हाँ। जहाँ आप कहीं ना कहीं 1-1.5 साल का फ्रेम सेट कर लेते हो कि मुझे इतने टाइम में जॉब लेना है, तो उतना मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ सर क्लियर था कि मुझे माय सेकंड अटेम्प्ट वाज माय बेस्ट अटेम्प्ट, मतलब इसके बाद मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा। तो उस तरह की चीजें भी हुई। वो उस तरह की चीजें तब हुई सर जब आपके पास में ये था कि जब मैं पढ़ता था तो मैं बहुत कंसिस्टेंट रहता था। इवन मेरी लाइब्रेरी में भी कोई भी बंदा होगा ना तो वो बोल देगा कि ये बंदा कंसिस्टेंट था। और आप सही बोल रहे हैं, हम लोग भी अगेन फ्रॉम अ बिजनेस वर्ल्ड आई टेल यू, अगर आपके पास टाइमलाइन डिफाइंड होता है ना, और जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हो कि हाँ भाई चलो जो चीज़ होना है इसी टाइम पे होना है, यहीं पे होना है, ठीक है, देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। देन आप एक उल्टा कैलकुलेशन करके रास्ता ढूंढ के लेकर के आ जाते हो। एंड यू राइटली सेड कि आपका था कि भाई मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में नौकरी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपने बोला एंड अगर अपन इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो दैट वाज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम जनरली जो बच्चों को लग रहा होता है। बट वहाँ पे फिर आपको कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा, कुछ अलग तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको टाइम कम करना है, मींस आपको एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो सर वो अगर आपको करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको सटीक टाइम में रिजल्ट मिले तो आपको उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि सर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो डेफिनेटली कोई और पढ़ रहा है तो वो सिलेक्शन लेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन मिले तो आपको उससे ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे। जैसे एक लाइन बहुत अच्छी कि पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पूरा शहर धुआं धुआं कर दो, नहीं तो फिर बिल्कुल मत पढ़ो। It's very good. It was great meeting Suraj, and I wish him all the best. And Thank you, sir. And this is from the entire Textbook team, Textbook and Super Coaching की टीम। और ऐसी लाइफ में बचाते रहो, लोगों को मोटिवेट करते रहो, एंड हम लोग जुड़े रहेंगे। टेक्स्टबुक ने एक वी आर लॉन्चिंग अ क्लब कॉल्ड सरकारी ऑफिसर्स क्लब। और ये एक ऐसा क्लब है जहाँ पे टेक्स्टबुक से जितने भी बच्चे आज पूरे 8 साल में जो पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट हुए, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अलुमनाई और कम्युनिटी ऑफ ऑल द पीपल्स टुगेदर। ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो एस्पायरेंट जो आज नए आ रहे हैं इस प्रिपरेशन के जर्नी में, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट दोज टू पीपल, ताकि इस वजह से सोशल इनिशिएटिव ऑफ टेक्स्टबुक जहाँ पे एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे। और इसका गोल है कि यार #मेक भारत एम्प्लॉयबल, तो आप एम्प्लॉयबल ऑलरेडी हो चुके हो। सो टुगेदर यू मी लाइक से टेक्स्टबुक एंड यू गाइस विल हेल्प द अपकमिंग एस्पायरेंट्स, ताकि वो भी एक भारत का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।